दक्षिणी गाजा की राफा क्षेत्र में रविवार को मानवीय सहायता वितरण के दौरान गोलीबारी में कम से कम 32 लोगों की जान चली गई और 230 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। यह घटना उस समय हुई जब बड़ी संख्या में नागरिक भोजन सहायता प्राप्त करने के लिए केंद्रों के पास एक लाइन लगाकर खड़े थे। वे भोजन की लालसा में थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इस्राएल पर आरोप है कि उसने मासूमों की निर्ममता से हत्या कर दी। हालांकि आईडीएफ ने इसकी पुष्टि न होने की जानकारी दी और कहा कि जांच जारी है। इधर पश्चिम एशिया में कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस घटनाक्रम के बीच ईरान ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मिस्र के साथ उच्च स्तरीय बैठक शुरू की है। यह पहल ऐसे समय पर हुई है जब गाजा में इस्राएल की सैन्य कार्रवाई को लेकर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से विरोध देखा जा रहा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची 2 दिवसीय दौरे पर मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सोमवार को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी से मुलाकात की। यह बैठक पश्चिम एशिया में बिगड़ती मानवीय स्थिति और गाजा में जारी संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर केंद्रित रही। ईरान और मिस्र के बीच लंबे समय से ठंडी कूटनीतिक दूरी रही, लेकिन इस हालिया संवाद को एक नए युग की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। विशेष रूप से यह बात महत्वपूर्ण है कि मिस्र और अमेरिका का प्रमुख अरब सहयोगी है, जबकि ईरान और अमेरिका के संबंध बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। बैठक में दोनों पक्षों ने गाजा में युद्ध विराम को प्राथमिकता देने की बातें दोहराई। ईरान ने मिस्र की उस मांग का भी पूर्ण समर्थन किया जिसमें गाजा के नागरिकों के बलपूर्वक विस्थापन को तत्काल रोकने की बात कही गई। अरागची ने एक संयुक्त बयान में कहा, मानवीय त्रासदी की इस घड़ी में क्षेत्रीय देशों को एकजुट होकर एक न्याय संगत और अस्थायी समाधान की ओर बढ़ना होगा। हम मिस्र के नेतृत्व में चल रहे प्रयासों का समर्थन करते हैं और गाजा में तत्काल युद्ध विराम की आवश्यकता पर बल देते हैं। यह कूटनीतिक पहल ऐसे समय पर हो रही है जब रफा में एक अस्थायी शिविर पर इस्राएली हवाई हमले में 30 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इस्राएल इसे नकार रहा है। इस हमले की दुनिया भर में निंदा हुई और इसे रफा सहायता नरसंहार की संज्ञा दी जा रही। हमले के वीडियो और तस्वीरों में जली हुई झोपड़ियां, घबराए हुए नागरिक और मलबे में दबे शव देखे गए। संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठनों ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन बताया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह ईरान मिस्र संवाद क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। यदि दोनों देशों के बीच नियमित वार्ता की प्रक्रिया शुरू होती है तो इससे गाजा संकट के समाधान में अधिक समन्वित प्रयास संभव होंगे। गाजा में बिगड़ते हालात के बीच ईरान और मिस्र के बीच उच्च स्तरीय बातचीत इस बात का संकेत भी है कि अब क्षेत्रीय शक्तियां स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कूटनीतिक जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। आने वाले दिनों में देखना यह दिलचस्प होगा कि यह संवाद क्या व्यावहारिक परिणाम लाता है, खासकर युद्ध विराम और मानवीय राहत के संदर्भ में। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमास के साथ सीज़फायर को भले ही इस्राएल के पीएम नेतन्याहू ने नकार दिया हो, लेकिन सीज़फायर के लिए हमास क्यों तैयार हुआ था, इसके पीछे एक अरब मुल्क का बड़ा हाथ था। जी हाँ, यही वजह रही कि हमास इस्राएल के साथ 70 दिन के सीज़फायर और साथ ही साथ 10 इस्राएली बंधक भी रिहा करने पर आमादा था। वैसे तो अरब मुल्कों ने गजा को अपने हाल पर छोड़ दिया है और चुप्पी साध रखी है इस्राएली आक्रामकता पर, लेकिन कतर इस दिशा में खासी पहल कर रहा था। इसके पीछे अहम वजह भी है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। कतर अरब खित्ते का वो मुल्क है जो तेल और नेचुरल गैस की दौलत से मालामाल है और इसी देश में हमास का मुख्यालय या हेडक्वार्टर भी है। वो कतर जो हमास को इस्राएल के आगे झुकने से हमेशा रोकता रहा है, अचानक इस्राएल से सीज़फायर करने की कोशिश क्यों करने लगा था? क्या इसके पीछे गजा वालों का दर्द था जो इस्राएली हमलों और रसदबंदी के बाद अब भुखमरी की कगार पर आ गए हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये ख्याल गलत भी साबित हो सकता है। जी हाँ,
गलत इसलिए क्योंकि इसके पीछे न कोई मुस्लिम उम्मा का भाव है और न ही गजा की तकलीफों से सहानुभूति। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सिर्फ बिजनेस बचाने की हड़बड़ी थी, जिसके चलते कतर ने हमास पर दबाव बनाया। दरअसल कतर, जो रशिया यूक्रेन वॉर से पहले यूरोप को महज 2% नेचुरल गैस सप्लाई करता था, अब 8% गैस भेजता है। इतना ही नहीं, कतर पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ $1.5 ट्रिलियन के समझौते कर चुका है। इसलिए कतर अब अमन चाहता है, शांति चाहता है, जिससे कतर की गैस सप्लाई बनी रहे यूरोपियन यूनियन को। एक और वजह है कि कतर की गैस LNG के जरिए शिप से सुएज नहर के रास्ते जाती है। अगर गजा में लड़ाई बढ़ेगी तो मिस्र भी प्रभावित होगा। अगर गजा में लड़ाई ज्यादा बढ़ी तो इसराइल कतर के जहाजों को निशाना बना सकता है, क्योंकि हमास का हेडक्वार्टर कतर में है। इसराइल यूरोप पर दबाव बना सकता है कि कतर की गैस लेना बंद करें। यही वजह थी कि अमीर अरब मुल्क कतर ने 70 दिन के सीज फायर और 10 बंधकों को छोड़ने हमास को राजी कर लिया था, लेकिन इसराइल ने इस शर्त को भी मानने से इनकार कर दिया। उसने साफ कहा है कि उसका मकसद गजा पर कंट्रोल हासिल करना है और अपने सारे बंधक छुड़ाना है। ये अलग बात है कि तमाम कोशिशों के बावजूद इसराइल बंधकों तक नहीं पहुंच पाया है। इसराइल के इनकार के बाद अब अरब देश चुप हैं और इसराइल गजा पर हर दिन हमले अंजाम दे रहा है। रसद इतनी कम आ रही है कि भूखमरी के हालात हैं। सवाल यही है कि क्या गजा वालों का कोई अरब देश पुरसाने हाल नहीं है? ईरान और सऊदी के बीच में ताल्लुकात कितने भी नॉर्मल हो जाने के दावे किए जाएं, लेकिन सच्चाई इससे बरअक्स है। ताजा खबर यह है कि ईरान के एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर को सऊदी में गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी उस वक्त जब वो हज के लिए सऊदी पहुंचे थे। गिरफ्तार किए जाने वाले आगा गुलाम रजा कासिमियान ईरान का जाना माना चेहरा है और इस्लामिक टीवी चैनल महफिल टीवी से ताल्लुक रखते हैं। कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्कॉलर आगा कासिमियान हज के लिए सऊदी पहुंचे, वहां से एक वीडियो शूट कर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये वीडियो खासा वायरल हो गया। इसके बाद उन्हें सऊदी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल अपने वीडियो में आगा कासिमियान ने इस्लाम के 2 पवित्र शहरों वाले मक्का और मदीना के देश सऊदी में तेजी से बढ़ रहे व्याभिचार और सांस्कृतिक पतन का आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने बुराई के सारे रास्ते खोल दिए हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि कारोबारियों ने काबे के आसपास के इलाकों में भी जुए के अड्डे बना लिए हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ बड़े बड़े म्यूजिक कंसर्ट हो रहे हैं। इल्जाम लगा दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे बनी उमैया का जमाना फिर लौट आया है। उन्होंने तो वहां खड़े होकर ये तक कह दिया कि अब इमामे जमाना के आने की महक महसूस होने लगी है। इतना ही नहीं, उन्होंने वीडियो में दावा किया कि सऊदी में सख्ती तो बहुत है, लेकिन हज के मसाइल को समझने और जानने का कोई इंतजाम नहीं। इसके बाद सऊदी में आगा कासिमियान को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी मीडिया ने इस खबर पर काफी कुछ लिखा है और वहां के टीवी चैनल इस पर बहस भी कर रहे हैं, लेकिन सऊदी और ईरान की तरफ से अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि इसी साल से सऊदी और ईरान के बीच डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू हुई है। साल 2015 में दोनों देशों के बिगड़े संबंधों में साल 2023 के बाद कुछ गर्मजोशी आई थी, वो भी तब जब चीन ने इन 2 शिया और सुन्नी ताकतों में सुलह करवाई थी। दरअसल साल 2015 के बाद से ईरानी नागरिक फ्लाइट से हज के लिए नहीं जा पाते थे, बल्कि आजमीन के ग्रुप को चार्टर प्लेन बुक करना होता था। पिछले दिनों सऊदी की रॉयल फैमिली के मेंबर और डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान अल सऊद ईरान पहुंचे थे। उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई से मुलाकात भी की थी। लेकिन इस बीच ईरान के एक बड़े आलिम दीन की सऊदी में गिरफ्तारी से क्या दोनों देशों के ताल्लुकात में फिर कोई दिक्कत आ सकती है? इस पर चर्चा का बाजार गर्म है। इससे पहले भी एक शिया आलिम दीन की सऊदी में फांसी के बाद दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए थे और ईरान में सऊदी की एम्बेसी को बंद कर दिया गया था। गौरतलब है कि सऊदी में धार्मिक और राजनीतिक आलोचना पर काफी सख्ती बरती जाती है।
अब देखना होगा कि ईरान के चर्चित चेहरे और कुरान के मशहूर शिया स्कॉलर को छुड़वाने ईरान सरकार क्या कोई पहल करती भी है या नहीं।